नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रिले क्या होती है, कॉन्टेक्टर क्या होती है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। अक्सर जिस किसी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्टर से हुआ रहा होता है वो रिले को भी कॉन्टेक्टर बोल देते हैं, या जिन लोगों का पहला इंट्रोडक्शन रिले के साथ हुआ है वो कॉन्टेक्टर को भी कई बार रिले बोलते हैं। तो एक्चुअल में दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। हालांकि दोनों एक दूसरे में काफी सिमिलर चीज है, दोनों का फंक्शन लगभग एक जैसा होता है, लेकिन मोस्टली दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं ऐसा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये है हमारा कॉन्टेक्टर, और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा रिले। ये दोनों का दोनों एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। जैसे एक नॉर्मली आपके घरों के अंदर जो स्विच होता है आप उसे मैनुअली अपने हाथ से प्रेस करके ऑफ या ऑन करते हैं, लेकिन रिले या फिर कॉन्टेक्टर ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है। जब इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालते हैं तब ये ऑफ या फिर ऑन होता है। ये टू वे स्विच की तरह भी काम में आ सकता है। जैसा कि इसके अंदर NC, NO और कॉमन की पोल होती है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस में इसके लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि रिले के अंदर कॉमन का पोल होता है, NC होता है और NO होता है, ठीक है। और दो होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर की जैसे ये रिले है और ये कॉन्टेक्टर है। तो इन दोनों के अंदर अगर मोस्टली अगर आप डिफरेंस देखें तो जो आपका रिले होता है ये DC वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो DC होता है, ठीक है। जैसा कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, 12 वोल्ट DC यहाँ पे लिखी हुई है, 12 वोल्ट DC, यानी कि ये DC 12 वोल्ट की सिग्नल से हमारी ये रिले ऑपरेट होगी। ये 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, आपकी 24 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज रेंज की मार्केट के अंदर मिलती है। और लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसकी साइज अलग अलग आती है। ये छोटी रिले हो गई, ये और इससे बड़ी बड़ी, अब फिर बहुत तरह की रिले आपको देखने को मिलती है। ये सिंगल पोल के अंदर, डबल पोल के अंदर, 3 पोल के अंदर, ये आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जैसा कि ये रिले देख रहे हैं, सॉरी ये कॉन्टेक्टर देख रहे हैं, इस कॉन्टेक्टर के अंदर जैसा कि आप इसके कॉइल के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट्स 50 हिजार्ड। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं लिखी हुई है, यानी कि आपकी जो कॉन्टेक्टर होती है वो AC सप्लाई से डायरेक्ट ऑपरेट होती है, और आपकी जो रिले होती है ये DC सप्लाई से ऑपरेट होती है। यानी कि इसे ऑफ ऑन करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो DC में चाहिए रिले में, और कंडक्टर में AC में चाहिए। AC 220 वोल्ट हो सकती है, 440 वोल्ट हो सकती है, या इसकी वोल्टेज अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो हमारी रिले है ये 12, 24, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट इस तरह की मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। दोनों का फंक्शन लगभग बराबर है। ये दोनों पैनल्स के अंदर भी यूज होते हैं, और इसका साइज और इसकी पोल अलग अलग हो सकती है। यानी जैसा कि आप इस कॉन्टेक्टर को देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखी है 2 पोल कॉन्टेक्टर। ये इससे 4 पोल की भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। तो मोस्टली रिले और कॉन्टेक्टर के अंदर अगर आप डिफरेंस कहें तो जो AC सप्लाई से ऑपरेट होता है वो कॉन्टेक्टर, जो DC सप्लाई से ऑपरेट होता है वो रिले। मर्जी चाहे तो आप इससे DC सिग्नल को भी, DC सप्लाई को भी जो है आप स्विचिंग करा सकते हैं, या AC को भी स्विचिंग करा सकते हैं। रिले के अंदर भी आप AC को भी स्विचिंग करा सकते हैं और DC सप्लाई को भी स्विचिंग करा सकते हैं। लेकिन दोनों के अंदर जो मोस्टली डिफरेंस की अगर बात की जाती है तो रिले DC सप्लाई से ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर AC सप्लाई से ऑपरेट होगा। जहां तक बची बात की अगर दोनों अगर ऑन की कंडीशन में है तो रिले के अंदर से बहुत ना के बराबर आपको साउंड मिलेगा। अगर आप बहुत महसूस करके भी इसकी आवाज़ को सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर आपको सुनाई देगा। लेकिन कॉन्टेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्टर को जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो उस वक्त आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत साउंड भी सुनाई दे सकती है, या फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत साउंड होती है अकॉर्डिंग टू रिले। दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्टर या फिर रिले है ये दोनों अलग अलग एम्पियर की मार्केट के अंदर मिलती है। आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
अलग अलग साइज की अलग अलग एम्पियरेज की रिले ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 एम्पियर की कॉन्टेक्टर है, ये 80 एम्पियर की भी हो सकती है या उससे ज़्यादा या उससे कम की भी हो सकती है। जैसा कि आप ये रिले देख रहे हैं ये 25 एम्पियर की है। जैसा कि और भी जितनी रिले आप देख रहे हैं सब अलग अलग एम्पियरेज की मार्केट में मिलती है। तो आप अपने लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की रिले भी या फिर कॉन्टेक्टर यूज़ में लेते हैं। मोस्टली जो आपकी रिले है ये डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है, इसलिए जहाँ पे डीसी सिग्नल वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे इस तरीके की रिले का उपयोग किया जाता है। आपकी जो पैनल वगैरह होती है उसके अंदर भी रिले इस्तेमाल में ली जाती है। डीसी सिग्नल से ये ऑपरेट होगी और ये एसी सिग्नल से ऑपरेट होगी। अब मैं ज़रा सा इसे ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टेक्टर है और इसकी कोयल पे हमने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया। अब मैं पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये डायरेक्टली हमारे पावर से ऑपरेट हो रही है। अगर इसके साउंड को आप महसूस करना चाहें तो थोड़ी बहुत घनघनाहट की आवाज़ इसमें से आ रही है। डायरेक्टली एसी सप्लाई से ऑन ऑफ होती है। ठीक है, अब मैं रिले की बात करूं तो रिले को भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा पावर एडाप्टर जो कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हमें देता है। और जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा रिले, इसके अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब हम सप्लाई डालते हैं तो जैसा कि आपने सुना साउंड, ये ऑफ ऑन हो रही है। मैं इसे खोलकर भी इसकी फिजिकल कंडीशन आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा रिले, यहाँ पे होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है। और जैसा कि देख सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे एक वायर आई है और एक वायर यहाँ से उजली वाली आई है, यानी कि इस दोनों पट्टी के ऊपर। यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं ये ऑपरेट होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जैसा कि देख सकते हैं ये ऑफ ऑन हो रही है। तो इसकी जो बीच वाली ये पोल है, ये वायर जो आप देख रहे हैं और बीच में जो ये पोल है ये कॉमन वाली पोल है। और ये जो ऊपर है ये नॉर्मली क्लोज्ड है, एनसी वाली पोल है। और नीचे वाली एनो नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो जब ये रिले ऑफ होती है, इसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं होती है, उस वक्त हमारी जो ये कॉमन वाली पोल है वो एनसी के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पे जैसा कि पीछे देख सकते हैं ये स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म होता है, जिस वजह से हमारा जो ये कॉमन वाला पोल है ये एनसी के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि इसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं होती। और जब ये ऑफ की कंडीशन में होता है तो कॉमन वाला पोल एनसी के साथ कनेक्टेड होता है। और जब इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तब फिर ये जो कॉमन वाला पोल है ये एनओ के साथ कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने जाना कि ये रिले और कॉन्टेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बिगिनर है मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो रिले है या फिर ये जो कॉन्टेक्टर है इसके अंदर जो सप्लाई दी जाती है इसके कोयल के अंदर प्लस माइनस या फिर फेज न्यूट्रल ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं होता। इसमें किसी भी सप्लाई को आप कनेक्ट कर सकते हैं, फेज या न्यूट्रल किसी में कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप रिले देख सकते हैं इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, किधर भी आप कुछ भी लगाकर इसे ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और इसकी ये 2 पोल है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी ये 2 पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ये जो उजली वाली वायर आप दोनों तरफ से देख रहे हैं जा रही है, यहाँ पे इसकी पोल है। यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो हमारी कॉमन वाली पोल है ये एनओ के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि ये जो बीच में कॉमन वाली पोल है ये एनओ के साथ कनेक्टेड होती है। अदरवाइज ये एनसी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। जब रिले ऑफ होती है उस वक्त ये एनसी के साथ कनेक्टेड होती है। तो कॉन्टेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, सेम टू सेम इसी तरीके की इसके अंदर भी कॉइल होती है। बस ऑपरेटिंग ये एसी वोल्टेज से ऑपरेट होती है और ये फिर डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई परेशानी हुई ऐसा कुछ? ନାଇଁ ଆସିବା ତ କିଛି
प्रॉब्लम है कैमरे में देख कर बताइए। आसवा तो किसी प्रॉब्लम है नहीं आउ आमे जेमिति एक्सपेक्ट करथलो तारो बहुत बेटर सिखिबा पय मिलिसी आउ रूम रे सर गोटे आमो पिया पय गोटे फिल्टर भी लगा दै छथि बेड रो सुविधा भी कर दै छथि आउ मु किसी बेसिक चीज एटा जानि नथिली किसी बेसिक जिनिस आ मु बहुत पिला मान को पछरे मु थिली एबे वर्तमान मते लागुछि किछिटा विश्वास लागुछि भलो सिखि पारिबी। आपको लगता है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, जो बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को काफी जीरो से। हाँ दोस्तों, आपको ये बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे वहाँ से देखते हो सर का वीडियो तो आपको लगता होगा क्या ये सही सच में कुछ सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं कि वीडियो में कुछ ऐसे बताते हैं। और यहाँ जो वीडियो में बोर्ड दिखाते हैं कि इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, क्या वहाँ पे जाने के बाद वो बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो सर वीडियो में दिखाए थे वो चीज़ हमको यहाँ आने के बाद मिला, उससे ज़्यादा भी मिल रहा है। तो यहाँ आके आप सीखिए और सर अच्छा सिखाते हैं, जहाँ तक होता है आप सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा है। जो सीखने का एक 25 दिन या एक महीना का कोर्स था उसको हम 15 से 20 दिन के अंदर कवर कर लिए और हम आज अपने घर जा रहे हैं। भाई साहब को इस फील्ड में काफी रुचि थी और इससे पहले भी ये काफी कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में जानते थे, इसलिए इन्होंने चीजों को काफी कम दिनों में इंग्रेडिएंट्स पूछूंगा कि जब ये YouTube पे देखते थे जैसे कि आप देख रहे हैं तो इन्हें कैसा लगा। जब आप हमको YouTube पे देखते थे जैसे कि और लोग देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा था मेरे बारे में या फिर मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में? ऐसा तो देखिए यूट्यूब देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि सर ऐसा होंगे, इतना अच्छा बता देंगे या इतना अच्छे तरीके से हमको समझाएंगे, ये विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था कि सर क्या बताएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन एक दिन जब बैठे थे कुर्सी पर, उसके बाद ये बताना शुरू किए, हमको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हम तो वहाँ पर तो बैठ गए। दूसरे दिन इतना अच्छा तरह से बताए जैसे लगा नहीं कि मेरे साथ में टीचर बैठे हुए हैं, मेरे साथ में लगा कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है। ऐसे इसी तरह से हमको बता रहे थे, बहुत गहरा तरीके से बता रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी हमको बढ़िया समझा के तब हमको इतना दूर तक पहुंचा दिया। अभी हाथ में देते ही समझ में आ जाता है कि मैं इसको कंप्लीट रूप से बना सकता हूँ। जी बिल्कुल। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो एक टीचर के रुआब में जब टीचर आपके सामने होता है तो आप ओवर कंफ्यूज्ड होते हैं और ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप कभी स्टूडेंट रहे हो अपने जमाने में तो आप उस सिनेरियो को याद कर सकते हैं जब कोई ऐसे टीचर आपके पास आते थे जिन्हें अपने आप में टीचर होने का एक अलग ही रुआब होता था, तो उनके सामने आप कैसा फील करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे काफी सारी परेशानी आती है, जैसे कि स्टेबलाइजर अगर आप बना कर देते हैं, सामने वाले उससे ओवरलोड में जलाकर और फिर से उसकी कंप्लेन आपको करते हैं और फिर से आपको दोबारा से उसका ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर देना होता है, तो इसमें आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे ट्रेनिंग के अंदर एक खास चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपके द्वारा बनाई गई स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर किसी भी सूरत में नहीं जलेगी और ये सारी की सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। फिलहाल सर्वो इस सिलेबस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। इसके अंदर हमारे वही चीज यहाँ पे देखने को मिला, उससे ज्यादा भी मुझे यहाँ पे मिला और हमने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज को समझा है और सीखा है। और ट्रांसफार्मर देख के पहले कुछ समझ नहीं आता था, अब ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह से वाइंडिंग करनी है और स्टेबलाइजर मेकिंग किस तरह से करना है। उसके बाद हमने टेरोडाइल ट्रांसफार्मर पे भी वर्क किया, वो भी सीखा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है अच्छी तरह से। सर जो है बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और सिखाते हैं बार बार। किसी चीज को अगर समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा से जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकते हैं हम यहाँ पे। और जो हमने यूट्यूब पे देखा था ले जा सकते हैं, इसकी पूरी छूट होती है। प्राइमरी 18 और सेकेंडरी 12। प्राइमरी में 18 यूज करेंगे और सेकेंडरी में
12 नंबर यूज करेंगे। तो जिस हिसाब से इनपुट वोल्टेज बढ़ती घटती है उस हिसाब से वायर गेज भी बढ़ता और घटता है। और आप ये बताएं कि आप समस्तीपुर से आए हैं, बेसिकली आप दिल्ली से छुट्टी लेकर आए थे, तो यहाँ में आने के बाद आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ में आकर हम सीखेंगे, तो वो सब कुछ सीखने को मिला नहीं मिला? जी, जो सीखने के लिए आए थे वो सब कुछ मिल रहा है। कुछ ऐसा चीज जो आपको यहाँ में जिस चीज से दिक्कत हो रही हो, चाहे रहने में हो चाहे खाने में हो, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, किसी चीज में दिक्कत नहीं है। रहने के लिए इन लोगों के लिए मैंने बेड एक अरेंज की हुई है और सामान रखने के लिए मैंने सेफ दिया हुआ है, यानी जितने लोग आते हैं उनका सेपरेट सामान अलग अलग सेफ में रह सके।